साथ मैं हूं आपकी होस्ट अना मशकूर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के अवाम को दरपेश सेहत के मसाइल के हवाले से। इस प्रोग्राम में हम कराची के 3 टर्शरी केयर अस्पतालों का दौरा करेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि मरीजों को बुनियादी सहूलतों के लिए किस तरीके से दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और इंतजामिया इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कैसे इक़दाम करती है। सबसे बड़े अस्पताल में इस वक्त आप कराची के क्या सहूलतें हैं? मैं आया हूँ दूर से आया हूँ इधर इलाज के लिए, मगर 20 दिन हुए अभी तक इलाज सही नहीं हो रहा है। इधर ये डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी जो पेशेंट है उसका वाइट सेल कम है, वाइट सेल के लिए आप डोनर दे दो। डोनर मेरे पास तो है ही नहीं। अगर मैंने कोशिश की 2 डोनर लाया। अच्छा, कब से आप कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि कितना खर्चा हो गया आपका? दवाई वगैरह फ्री मिलती है यहाँ पे? नहीं, बाहर मिलती है, सारी बाहर मिलती है, दवाई बाहर मिलती है। कोई टेस्ट को बाहर कराता है, गाँव में कराते हैं, आगा खान में कराते हैं, वो भी मुझे मांगी पड़ती है। मुझे 20 दिन हुआ है, कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा हुआ है। जी, यहाँ पर मैं आया हूँ अपनी मदर के साथ। उनको गन शूट हुआ है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। तो लिहाजा यहाँ जो सिंध हुकूमत है बहुत काम कर रही है। तकरीबन पिछले 5-10 सालों से जो यहाँ के हालात हैं काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी बिल्डिंग्स डेवलप हो चुकी हैं और डॉक्टर बहुत अच्छे हैं अब यहाँ के। सफाई वगैरह की सूरत हाल से आप मुतमईन हैं? पहले से काफ़ी बेहतर है। गरीबों को क्या सहूलतें दी जा रही है? कब से आएंगे? क्या परेशानी है? तो रात के 3 बजे से आए हैं, अब तक तो कुछ भी नहीं हुआ। वैसे मरीजों को रखा हुआ है यहाँ पर ना कि ये टेस्ट करवा के लाओ, वो टेस्ट करवा के लाते हैं, ये सही नहीं है, फिर दूसरे टेस्ट करवा के लाओ। सुबह से टेस्टों में ही पूरे हैं। डॉक्टर्स होते हैं, दवाएं फ्री मिलती हैं यहाँ गरीबों को? वैसे तो ज़्यादा स्टोर से दवाइयाँ आ रही हैं, ये कि ड्रिपें वगैरह लगा रहे, बस दवाइयाँ तो स्टोर से लेनी पड़ती हैं। बोतलें हो गई, खून टेस्ट की, हर चीज़ की बोतलें हो गई, वो बाहर से ही लेनी पड़ती है। मेरा बच्चा जो है वो 3 दिन से यहाँ एडमिट है, ये 7 नंबर वार्ड में। वहाँ कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है और ना नर्स सुनती है ना डॉक्टर सुनते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसको आईसीयू के लिए इन्होंने बोला हुआ है, बेड कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई सहूलत नहीं है। ये कहते हैं जी अपने सोर्सेज लड़ाओ। और दूसरा वो बच्चे को इन्होंने वो सिरिंज लगाई है, उसके अंदर इतना ब्लड, अभी चल के देखें आप, इतना ब्लड निकला है। मैंने कहा चादर चेंज कर दो, कोई नहीं कर रहा है। आप चले मेरे साथ देखें, चल के विजिट करें, आपको पता चलेगा। कोई सहूलत नहीं। ये तो कहते हैं कि हम सरकारी दवाएं भी दे रहे हैं। अरे ये डमी है, कुछ सरकारी वरकारी नहीं है, समझ में आई बात। और पब्लिक इतनी परेशान हो रही है जिसकी इंतहा नहीं है। अच्छा, ये बताएं आप कितने दिन से यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं? कितना खर्चा हो गया? ये 3 दिन से हम लोग यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ना हमारे बच्चे की कोई केयर हो रही है, ना उसका कोई वो है। डॉक्टरों को कहते हैं, वो कहते हैं अभी मुझे डॉक्टर कह रहा है, मैंने कहा ब्लड गिरा है, कह रहा है खुद इसको पकड़ो, खुद चादर चेंज करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सुबह से इन्होंने डब्बा मंगाया हुआ बच्चे के दूध का पिलाने के लिए और उसको अभी तक एक कतरा नहीं दिया है। और मैंने पूछा तो कहता है यहाँ पे बंदा बिठाओ और वो सिरिंज में डाल के इसको पिलाए, ये हमारी जिम्मेदारी है, नर्स की जिम्मेदारी है। सेहत पे बात हो रही है और इस वक्त मैं कराची के सबसे बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल जिना अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पे यौमिया हज़ारों अफराद ओपीडी में एमरजेंसी में इलाज के लिए ना सिर्फ कराची से बल्कि सिंध से, पंजाब से भी आते हैं और यहाँ पे बलूचिस्तान से भी मरीजों का फ्लो रहता है। यहाँ पे इंतजामिया को किन चैलेंजेस से रोजाना निपटना पड़ता है, आइए उनसे सुनते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले सर हम बात करेंगे कराची के सबसे बड़े अस्पताल एक ओहदे पे आप बैठे हैं, सबसे बड़ा ओहदा आपके पास है। सर, ये बताइएगा क्या समझते हैं कि किस तरीके से हम सेहतमंद माशरे को तश्कील दे सकते हैं? और सबसे अहम सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं जिना अस्पताल में यौमिया जो इतने सैकड़ों मरीज़ आते हैं, क्या उसके लिए स्टाफ काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सनम। देखो, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 15 तकरीबन 14 साल से कोई फर्दर हायरिंग नहीं हुई है स्टाफ की। अभी रिसेंटली फैकल्टी की कुछ हायरिंग शुरू की है जो कि थ्रू जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी हो रही है, जिसमें हमने वैस्कुलर सर्जरी का डिपार्टमेंट भी बनाया है। उसके अलावा हमने अपने बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में जो जो पोस्टें खाली थी भरी हैं, वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप समझें फैकल्टी की इंडक्शन कंप्लीट हो गई है। लेकिन सिर्फ फैकल्टी से हॉस्पिटल नहीं चलते। हॉस्पिटल चलाने के लिए हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होता है, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए होता है, नर्सेस चाहिए होती हैं और इसके अलावा बहुत सारे पोर्टर्स और इस किस्म के लोग भी चाहिए होते हैं। तो वो आपको अंदाज़ा होगा कि हमें कोई 2250 के करीब पोस्टें सेंक्शन हुई थी जो 2023 के अंदर और बजट में भी आई थी। उसके बाद उस पर लकीली पहले तो अनफॉर्चुनेटली जब हमने सिलेक्शन कर लिया तो उस पर स्टे हो गया और वही मसला था फेडरल और प्रोविंस वाला, लेकिन अब वो स्टे इवैक्यूएट हो गया। तो हमने जो पहला लॉट सेलेक्ट किया था 710 लोगों का, वो हमने लिस्ट मिनिस्टर हेल्थ ऑफिस भेज दी है कि हमें अलाउ करें तो हम इसको भर दें। और उसमें डॉक्टर्स भी हैं,
कंसल्टेंट्स भी हैं, स्पेशलिस्ट भी, नर्सिस भी हैं और टेक्नीशियंस भी हैं। टेक्नीशियन से मतलब ये है कि सर्जरी से रिलेटेड टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया से रिलेटेड टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं डेटा एंट्री के लिए। आजकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के अंदर। तो ये पहला लॉट ये हो जाएगा। कोई 1315 के करीब नौकरियां रह जाएंगी जो हम सेकंड स्टेज पे दोबारा, उसकी परमिशन भी हमने ले ली है। फिर क्या समझते हैं आपके जिना अस्पताल में जो मरीज़ आ रहे होते हैं, यहाँ जो इतना मरीज़ों का लोड है, यौमिया हज़ारों मरीज़ यहाँ पे आते हैं, तो सिर्फ कराची के ही होते हैं या दूसरे सूबों से भी यहाँ पे आ रहे होते हैं? हमारे पास तो सिंध और बलूचिस्तान से भी आ रहे होते हैं। अगर आप OPD के फिगर्स लेना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन 6 से 7 हज़ार करीब पेशेंट आउट पेशेंट के अंदर आता है, और इमरजेंसी के अंदर एनीवेयर बिटवीन 1700 टू 2200 पेशेंट्स एवरी डे आता है। अच्छा, ये सिर्फ 2 सेक्शन है, वो आउट पेशेंट। इसके अलावा गायनी एक अलग डिपार्टमेंट है। आप समझें गायनी के अंदर कम से कम कुछ नहीं तकरीबन 1000 के करीब पेशेंट। जैसे लास्ट मंथ के जो डेटा मेरे पास आया है उसमें वहाँ जो टोटल सर्जरीज़ हुई हैं या डिलीवरीज़ हुई हैं वो तकरीबन 1447 है। तो आप दिन की समझें 50-60 के करीब डिलीवरीज़ हैं, जिसमें से कुछ नॉर्मल भी होती होंगी, कुछ इमरजेंसी भी होती होंगी, कुछ DNCs या नॉन डिलीवरी केसेस भी होंगे। अच्छा, इसके अलावा ऑन्कोलॉजी की OPD अलग है। वो ऑन्कोलॉजी की OPD आप समझें कि उसमें जो पिछले साल के फिगर थे 2020 के, वो तकरीबन 40,000 से ज़्यादा पेशेंट आए। तो आप अगर ये सारा फिगर निकाल लें, ये कोई 2.5-3 मिलियन के करीब बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जिना अस्पताल ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई हुई है। पूरे शहर के मरीज़ चाहे वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हो यहीं आते हैं। क्या समझते हैं आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम फ़ाल नहीं है, ये वजह है या उस पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है? देखिए, ये बात तो फॉर श्योर है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम फ़ाल नहीं है, और उसके सिलसिले में आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि एक 1000 डे प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर, ज़्यादातर तो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जो एक नया इनिशिएटिव आया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये आया है कि इमरजेंसी के अंदर जैसे हमारे पास 2200 पेशेंट आ रहे हैं, तो वो जो सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं उनकी इमरजेंसीज़ को इम्प्रूव किया जाए। और इसकी 2 मुतवातिर मीटिंग्स हो चुकी हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ, और डिसाइड ये किया गया है कि जैसे मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों को, जैसे सिविल है, जिना है, अब्बासी शहीद है, डाउ हॉस्पिटल है, इनको कुछ हॉस्पिटल पेरिफेरी के उनके जो करीब हों वो दे दिए जाएंगे टू मैनेज देयर इमरजेंसीज़। तो हमें अभी फ़िलहाल मलीर सऊदाबाद और ये जो लांडी कुरंगी हॉस्पिटल है, हम इनकी इमरजेंसीज़ को विज़िट करेंगे। हम इनको देखेंगे कि इनको कैसे फ़ाल बनाया जा सकता है, ताकि बजाय पेशेंट हर चीज़ के लिए जिना आए, वो पेशेंट डायरेक्टली वहाँ पहले चला जाए, और उसके बाद वहाँ दिखाने के बाद उसमें से जो ज़्यादा सिक पेशेंट हैं वो जिना हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किए जाएं, और जो कम सिक पेशेंट हैं जो वहाँ ट्रीट हो सकते हैं वो वहाँ ट्रीट कर दिए जाएं। इसका वाइस वर्सा भी होगा कि मेरे पास अगर एक डायरिया वॉमिटिंग का पेशेंट आता है जिसको मैं समझता हूँ कि 24 घंटे के लिए रखना है, तो मैं उसको अर्ली ट्रीटमेंट देके मैं उन हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर दूँ। उन हॉस्पिटल्स में हम अपने डॉक्टर भी पोस्ट कर सकते हैं। मेरे पास 1200-1300 हाउस ऑफिसर हैं, ये आपको पता होगा, उनकी ड्यूटीज़ लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर आदमी, कोई भी नहीं जाना चाहेगा वहाँ, लेकिन महीने 15-15 दिन की शिफ्टें लगाई जा सकती हैं। जैसे ऑपरेशंस की अगर बात करें तो तारीखें जो है 6-6 महीने बाद की मिलती है। तो अगर आपको जो बताया आपने इस तरीके पे अगर चलते हैं तो क्या वो लोड जिना अस्पताल में कम हो सकता है? शहर के बड़े अस्पताल में सभी पे लोड है, ऑपरेशंस की तारीखें काफ़ी आगे की मिलती हैं क्योंकि मरीजों की तादाद ही इतनी ज़्यादा है। बात ये है कि देखो, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है ना, टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर आइडियली कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। कैंसर सर्जरीज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा सर्जरीज़ हैं, इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड गायनी सर्जरीज़ हैं। बट हो ये रहा है कि अगर अब मैं OPD अपनी सर्जरी में जाऊंगा तो वहाँ पे हैदराबाद से भी पेशेंट हर्निया के आए हुए हैं, हेमरॉइड्स के आए, पाइल्स के आए हुए हैं। वो सर्जरीज़ जो डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो सकती हैं, वो भी सारी की सारी रेफ़र जिना अस्पताल कर देते हैं। तो शायद उन अगर हॉस्पिटल्स को, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या जो ताल्लुका हॉस्पिटल्स हैं, अगर वहाँ पे काम शुरू कर दें तो ये डेट्स कम हो सकती हैं। अच्छा, डेट्स भी कुछ डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे हमारे न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में बहुत डिले है क्योंकि वहाँ स्टाफ बहुत शॉर्टेज है उसकी।
अब वहाँ स्टाफ पोस्ट करने की कोशिश की जाती है तो आपको पता है लोग कोर्टों में चले गए और उसको फाइट किया और कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि आप अभी फ़िलहाल स्टाफ नहीं पोस्ट कर सकते। अगर जनरल सर्जरी को देखें तो इतनी डेट्स लंबी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात पर ज़रूर है कि अगर जिस चीज़ का जो इस्तेमाल है ना, जिन्हें को इस्तेमाल करें आप हाई एंड सर्जरीज़ के लिए। छोटे सिंपल ऑपरेशन ज़रूर रखें अपने ट्रेनीज़ को सिखाने के लिए, लेकिन इनका बल्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होना चाहिए। अगर इनका बल्क डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में होगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक हर्निया का पेशेंट आता है या एक पित्ते का पेशेंट आता है, वो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। मगर हाँ, अगर पित्ते के कैंसर का पेशेंट आता है उसको हमारी तरफ। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा, एक अहम सवाल सर, अद्वियात का बड़ा मसला है। एपिलेप्सी हो गया, कैंसर हो गया, ये जो अद्वियात हैं यहाँ नहीं मिल रही होती, सरकारी अस्पतालों में इनकी कमी भी होती है क्योंकि लोड ज़्यादा है। क्या वजूहत है, आप क्या समझते हैं? मल्टीपल वजूहत थी। एक तो 3 वजूहत जो बड़ी, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, पिछले सालों में कुछ प्रॉब्लम ये होती है कि हुकूमत सिंध एक लिस्ट इशू करती है जिसको सेंट्रल प्रोक्योरमेंट लिस्ट कहलाता है, CPC कहलाता है। उसमें वो दवाई, रेट, डिस्ट्रीब्यूटर सब चीज़ें लिख के देते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली वो लिस्ट आइडियली तो जुलाई में आ जानी चाहिए, 1 जुलाई को, कि पूरे साल के लिए आप, वो लिस्ट अक्सर 6 महीने साल के बाद आती है। तो वो जो वेंडर होता है वो देना छोड़ देता है क्योंकि उस दौरान कीमतें बढ़ चुकी होती हैं और वो कहता है कि जी मैं ये प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 2, जो फंड आता है, अब 25 लाख पेशेंट को जो दवाई का फंड है वो 1.5 अरब या 2.25 अरब रुपए डिवाइड करो तो मेरे ख्याल से 1200 रुपये बनेंगे पेशेंट के। उसमें सर्जरी भी होनी है, उसमें बेहोशी भी देनी है, उसमें टाँके भी ख़रीदने हैं, उसमें मैश भी ख़रीदने हैं, उसमें इम्प्लांट भी ख़रीदने हैं, उसमें कैंसर की दवाएं भी ख़रीदनी हैं। तो ये बजट प्रॉपर नहीं है जो होना चाहिए। नंबर 3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि दवाओं की कीमतें ऑलमोस्ट आजकल डेली बेसिस पे बढ़ रही हैं। और होता ये है कि जो वेंडर आपके साथ 1 साल का प्रॉमिस करता है कि जी मैं आपको 1 साल तक पैरासीटामोल की गोली 5 रुपए की दूंगा, वो हो जाती है 10 रुपए की, वो हमें सप्लाई देना छोड़ देता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत सिंध बहुत पैसे देती है दवाओं के लिए, और फिर भी बहुत कुछ, आप जैसे इमरजेंसी को देख लें, हमारी कुछ बाहर से नहीं मंगाया जाता। और आप अगर 2000 पेशेंट्स को वो भी देख लें तो 2000 पेशेंट्स जो आते हैं उनकी सब ट्रीटमेंट जो है इमरजेंसी की। इसी तरह कायनी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पैफ देता है, कुछ नहीं मंगाया। सर्जरी का ज़्यादातर सामान मौजूद है, मैं ख़ुद थिएटर जाता हूँ, 90% चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, बजट में डिस्पैरिटी ज़रूर है। और कैंसर के लिए मैं स्पेशली कैंसर और ऑर्थोपेडिक के लिए मैं ये प्रपोज़ल आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ कि जैसे हम LP करते हैं तो उसका एक टेंडर होता है कि जी ये हम इस आदमी से रोज़ाना की बेसिस पे जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो मंगा लेंगे और वो मंथली अपना बिल सबमिट कर देगा। कैंसर का भी यही कर देना चाहिए कि कैंसर के पैसे सेंक्शन कर दिए जाएं और एक वेंडर को दे दिया जाए, वो कैंसर का पेशेंट का कार्ड बन जाए। उसकी अगर 12 कीमोथेरेपी है वो अपने टाइम पे अपनी कीमोथेरेपी ले, और जब वो 12 ख़त्म हो जाए तो उसका कार्ड ख़त्म हो जाए, ताकि वो मिसयूज़ ना हो, उसको ख्वार ना होना पड़े, उसको वेट ना करना पड़े। और उस आदमी, इसी तरह ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स का बहुत बड़ा मसला है। अब हमारे यहाँ इम्प्लांट्स का ये है कि हम कुछ तो ख़रीदते हैं, लेकिन अब एक ट्रॉमा का पेशेंट इमरजेंसी में आता है, उसको 15 नंबर का स्क्रू चाहिए, कौन सा चाहिए, हर फ्रैक्चर अलग फ्रैक्चर है। उसके लिए भी मेरी रिक्वेस्ट ये कि एक वेंडर को किसी को टेंडर दे दें और वो 24 घंटे सप्लाई देता रहे, महीने के महीने वो अपना बिल ले लें। जिना अस्पताल के बाद मैं कराची के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कि सिविल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। ये अस्पताल तकरीबन 100 से 150 साल कबल तामीर हुआ था। पाकिस्तान से कबल इसकी तामीर हुई, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे मरीज़ों का दबाव बहुत ज़्यादा है। कहा यही जाता है कि शहर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तिब्बी सहूलियात नहीं होती, इसके बायस जो मरीज़ मजबूरन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आवाम का, मरीज़ों का रश बढ़ जाता है, जिसका वजह से जो है कि इंतज़ामिया है वो अपने मदद आपके तहत यहाँ पे मरीज़ों के दबाव को दूर करने की कोशिश करती है। इस हवाले से इंतज़ामिया को क्या मज़ीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी अस्पतालों में कैसा इलाज है, दवाएं वगैरह मिलती हैं बाहर से खरीद? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह में यहीं से मेडिसिन, कोई जब से तकरीबन 15 दिन हो गए हमें, हमारी बच्ची एडमिट है, तो हमने कुछ भी बाहर से नहीं लिया। एक जो है ना, एक दिन का भी होता है वो भी नहीं लिया हमने, हमें यहीं सिविल से मिली है। अच्छा। हम मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन
से आप यहाँ पे हैं और इलाज कैसा देख रहे हैं सिविल अस्पताल में? यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में 5 दिन से हूँ मैम, और बाकी बेटी की मेरी थोड़ी 100% चल गई है। अस्मा खान उसका नाम है, मेरा नाम राशिद खान है। इलाज बहुत बेहतरीन की तरफ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ पर। डॉक्टर केयर कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन इलाज है। बाकी मैं मुतमईन हूँ हर चीज़ से ना, तो मेरी बेटी बहुत अच्छी केयर कर रही है, बहुत पावरफुल है। जबकि 100% जलने के बावजूद भी उसने अपना पावर विल दिखाया हुआ है। बहुत डॉक्टर्स को बोल रहे हैं, कहने का मकसद है कि ऐसी बच्ची बहुत पावर विल जो दिखा रही है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बचाए। सिविल अस्पताल की लोग तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें शिकायत है कि वो मरीज के साथ आए हैं लेकिन बेड्स अवेलेबल नहीं है। इनसे ही हम पूछेंगे कि क्या शिकायत है, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लड़काना से आए हैं, लड़काना जिला से आए। मरीज के साथ क्या मसला है? बच्चा है आपके साथ? जी हाँ। तो क्या हुआ है उसके साथ? वो उसे आग लगी हुई है, दोनों टांगे सड़ गई हैं उसकी। तबीयत कैसी है बच्चे की? क्या कह रहे हैं अस्पताल वाले? बाहर क्यों रखा हुआ है? अस्पताल बता नहीं रहे हैं, ना दाखिल करें, बस पट्टी करके बाहर के बेड अंदर नहीं है, जगह नहीं है अंदर, इसलिए। लाड़काना से आए हैं, बच्चा यहाँ पे मौजूद है, 8-9 साल का बच्चा लग रहा है। इसकी हालत अब देखते हैं। यहाँ पे दर्द से तड़प रहा है, लेकिन जो है कह रहे हैं कि बेड्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पे 2 दिन से पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि बच्चा झुलस चुका है और यहाँ पे इन्फेक्शन लगने का भी खतरा है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि यहाँ पे बेड्स वगैरह मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। सारे जो है अटेंडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कहा यही जा रहा है कि वाहिद अस्पताल है बर्ड्स वार्ड जो इवेंट सेंटर सिविल अस्पताल में, जहाँ पे पूरे सिंध से लोग आते हैं और परेशानियाँ क्या उठाते हैं वो आपके सामने है। इस वक्त मैं कराची के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल के OT कॉम्प्लेक्स की यूनिट नंबर 1 में मौजूद हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि तमाम बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे मरीज़ों का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। कहा यह जाता है कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार मरीज़ यहाँ पे यौमिया OPD में आते हैं। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के MS साहब भी मौजूद हैं जो कि विजिट पे आए हुए थे। हम उनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा, खालिद बुखारी साहब, सबसे पहले तो डॉन न्यूज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ये बताइएगा सर कि इतनी तादाद में मरीज़ आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? देखिए, मसला ये है कि ये हमारा सिंध का बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें 7 से 8 हज़ार से हमारी OPD होती है, और पर डे जो हमारा तकरीबन डेली 200 के करीब हमारी एडमिशन्स होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, और 60 से 70 डेली हमारे ऑपरेशंस होते हैं। हमारे तकरीबन 28 ऑपरेशन थिएटर्स हैं यहाँ पर हमारे, और लोड हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे पास सिर्फ कराची के पेशेंट नहीं आते, हमारे पास पूरे सिंध के पेशेंट आते हैं, और यहाँ तक कि बलूचिस्तान के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, और इसके अलावा हमारे पास साउथ पंजाब के पेशेंट भी आते हैं। और आप देखा होगा बाहर कितने लोग बैठे हुए हैं, कितनी OPD है, कितना रश है। तो ये सारे ही पेशेंट आते हैं, जब तो उनके मसले हल होते हैं, जब यहाँ तक इतनी दूर दूर से यहाँ आते हैं। और हमारे कैंसर के जो तकरीबन 6 से 1000 हमारे रजिस्टर्ड पेशेंट हैं कैंसर के, वो भी पूरे सिंध से और बलूचिस्तान से पेशेंट हमारे पास कैंसर के आते हैं, फ्री ऑफ कास्ट उनको मेडिसिन देते हैं। तो ये सारी पेशेंट का रश है, और ये यकीनी बात है कि पेशेंट के डील करने। बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ की आबादी का शहर है कराची, लेकिन यहाँ जो अस्पतालों में रश है वो सिंध का भी है, इंटीरियर का भी है, बलूचिस्तान का भी है, और तो और पंजाब से भी मरीज़ यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, स्टाफ की कमी नहीं है? देखिए, स्टाफ तो ये है कि डॉक्टर्स की शार्टेज थी, वो भी अब पूरी हो गई है। हमारे पास 17 के डॉक्टर से 18 में प्रमोशन हुआ, तो वो नए डॉक्टर हमारे आ गए। और पैरामेडिक्स के लिए अभी हमने जो है मिनिस्टर साहब ने हमें रेंडर सर्विसेज में कुछ दिया है हमें, तो हम उस पर ले रहे हैं रेंडर सर्विसेज जो हमारे पास ऑलरेडी जो NGOs के और वो लोग काम कर रहे थे, अब उनको हम अपने रेंडर सर्विसेज अपने हॉस्पिटल के उस पर ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पहले से अब बेहतर है। चीज़ें शार्टेज देखें होती रहती हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, चीज़ें हैं, कोई रिटायर लोग हो रहे हैं, कुछ किस तरह हो रहे हैं, तो हमारा काम इंशाल्लाह पहले से बेहतर है। क्या कहेंगे, यहाँ पे कैंसर की अद्वियात की किल्लत है, एपिलेप्सी की अद्वियात की किल्लत है, और तो और लोग CT स्कैन करवाते हैं तो उसका कहते हैं कि इंजेक्शन भी बाहर से खरीद के लेके आए, जो कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार का होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप जाकर भी CT स्कैन में चले जाएँ, हमारे पास इस हॉस्पिटल में मैं नहीं समझता कि आज तक कभी किसी ने कैंसर के जो CT स्कैन का या कंट्रास्ट इंजेक्शन होता है वो बाहर से लिया हो। पेशेंट को हम देते हैं, और पूरे सिंध में मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कहीं नहीं मिलता। हम फ्री ऑफ कास्ट देते हैं, जो 7 से 8 हज़ार का इंजेक्शन है वो फ्री में हम देते हैं। दूसरा ये कि एक्सरे, CT स्कैन, हमारे पास जो MRI सब फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी पैसे नहीं दिए जाते इसके ऊपर। और दूसरा ये कि जो कैंसर की अद्वियात बता रही हैं, वो तो देखें ना, कैंसर की अद्वियात कुछ जैसे शार्ट होती रहती हैं, आती रहती हैं। हमारा CML का प्रोग्राम था एक 800 मिलियन का, तो वो भी दोबारा से हमारा शुरू हो रहा है, उसमें टेंडर हमारे जा रहे हैं करने पर। तो मैं यहाँ पे
शॉर्टेज डॉक्टर्स की तो है ना, देखें यौमिया 7-8 हज़ार मरीज आ रहे हैं, लोग रो रहे होते हैं लाइनों में लगे हुए, लेकिन डॉक्टर्स की किल्लत है। 6-7-8 डॉक्टर्स होते हैं, देख रहे होते हैं लोग, तो लाइनें लगी हुई होती हैं। 6-7 डॉक्टर कहाँ होते हैं? एमरजेंसी में तो 6-7 ही होंगे डॉक्टर ना, बाकी ओपीडी में तो नहीं। ओपीडी में हर डिपार्टमेंट की ओपीडी होती है, 22-25 ओपीडी हमारे पास हैं, जो हर डॉक्टर हर डिपार्टमेंट का अलग है। मेडिकल के डॉक्टर अलग है, फीमेल डॉक्टर अलग बैठी होती है मेडिकल की, आई की अलग है, ENT की अलग है, सर्जरी की अलग है, प्लास्टिक सर्जरी की अलग है, न्यूरोलॉजी की अलग है, पीट्स की अलग है, हमारे हर डिपार्टमेंट की अलग। समझते हैं तादाद काफ़ी है, जिस हवाले से फ्लो है मरीजों का, आप ये तादाद से मुतमईन है? देखो फ्लो जहाँ पे काम होगा वहीं पे तो पेशेंट आएगा ना। अगर जहाँ पेशेंट और आए और काम भी ना हो तो फिर पेशेंट क्यों आएगा यहाँ पर? फ्री में बेचारा इतना खर्चा करके इतनी दूर दूर से आते हैं, उनके काम भी ना हो, उन्हें ट्रीटमेंट भी ना मिले, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि पेशेंट वो यहाँ आएगा। उसका काम हो रहा है, जब भी तो आप देख रहे हैं हज़ारों पेशेंट यहाँ लाइनें लगी हुई हैं, पेशेंट्स के काम हो रहे हैं, पेशेंट ऑपरेशन हो रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल आ जाए और कल ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। मैं समझता प्राइवेट में भी नहीं होता होगा। तो यहाँ पे तो यकीन बात है जिसका कोड नंबर आता है, और यहाँ पे हमारी फैकल्टी है, हमारे साथ सारे प्रोफेसर्स हैं हमारे पास हैं, तो वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स जो अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं, सब चीज़ें करते हैं। मैं नहीं समझता कि ये होता है। जब आप खुद देखें कि हमारे पास तकरीबन जो मैंने बताया ना आपको 200 तो डेली एडमिशन हो रहा है। एडमिशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कोई पेशेंट कोई यहाँ पर कोई हॉस्टल तो नहीं है, होटल तो नहीं है, रहने के लिए आए हैं पेशेंट, यहाँ उनका मसले हल हो रहे हैं, उनके ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो जब भी वो पेशेंट आ रहा है उनकी चीज़ें मसले हल हो रहे हैं, सर्जरी हो रही है। अच्छा सर, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस वक्त हम OT कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं, यहाँ पे यौमिया कितने जो है ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, और सालाना 2024 का कोई अगर आपके पास डेटा है तो वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए सालाना तकरीबन हमारा 10 लाख तो हमारी सी OPD थी। तो अच्छा जो सर्जरी जो हमारे ऑपरेशन है 6000 के करीब, तो हमारे पिछले ईयर में जो मतलब 24 में जो हमारे ऑपरेशन हुए हैं, और इसके अलावा जो एडमिशन्स हैं इसकी एमरजेंसी की अलग है और OPD की अलग है। ये सारी केसेस वही हैं जो लाखों की तादाद में जो हमारी चीज़ें हुई हैं, सर्जरीज हुई हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग। हमने जो अभी पूरा डेटा हमने इसका पूरा बाकायदा इसको शाये किया था हमने कि हर डिपार्टमेंट की कितनी सर्जरी हुई है, सालाना हुई हैं। तो ये तो मैं समझता पहले से पिछले 23 से इस साल जो है काफ़ी हमारी चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि पेशेंट को जो फैसिलिटी मिलेंगी ना तो पेशेंट आएगा। अभी भी लोगों को शिकायत है कि ऑपरेशन के लिए आते हैं तो 6-6 माह की तारीखें मिल जाती हैं, इसकी क्या वजह है और इसके लिए क्या आप समझते हैं क्या बेहतरी होनी चाहिए? ख़ास तौर पे जो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर अस्पताल हैं, क्या उनका कोई किरदार नहीं है? यही कहूँगा कि देखें जहाँ अपने अपने जो एरिया में जो हमारे जो दूसरे सेकेंडरी हॉस्पिटल, ये टर्शियरी हॉस्पिटल है, यहाँ पर पेशेंट जब आता है जब यहाँ पर बड़े ही ऑपरेशन कोई वो रेफ़र हो सेकेंडरी हॉस्पिटल से। जब सेकेंडरी हॉस्पिटल में अगर मैं समझता हूँ कि केसेस होंगे ना तो यहाँ लोड कम होगा, तो फिर पेशेंट को नंबर भी जल्दी मिलेगा, नंबर भी जल्दी आएगा। वहाँ अगर जब तक आप नहीं हो उसको पेशेंट सेटिस्फाई होगा उस सेकेंडरी हॉस्पिटल में हमारे पास माशाल्लाह 6-7 हमारे हैं उसके अंदर, तो सिंध गवर्नमेंट के हमारे कराची के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कराची की, और पूरे हम एंट्री सिंध में हमारे हॉस्पिटल्स हैं। जब तक वहाँ उनको फैसिलिटी मिलेगी तो पेशेंट वहीं, तो पेशेंट मैं नहीं समझता कि इतनी दूर बेचारा खर्चा करके चीज़ें करके आएगा। तो यहाँ पर उनके काम होते हैं। अच्छा कुछ सर्जरी ऐसी हैं जो पूरे सिंध में नहीं होती, पूरे पाकिस्तान में भी नहीं होती। ऐसी ऑर्थोपेडिक की जो कैंसर की सर्जरी है वो सिर्फ हमारे पास होती है, बच्चों की पीट्स की सर्जरी या ऑन्कोलॉजी की जो भी होती है तो वो सब हमारे होते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट भी हमारे पास मिलती है। तो आप यकीन बात है पेशेंट इसीलिए यहाँ पर आते हैं। आपने खुद देखा होगा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा पूरा भरा हुआ है, और सुबह डेली की वहाँ पर जो है ना 100 जो उसकी कीमोथेरापी होती है, उसके अलावा कीमोथेरापी के अलावा जो है एडमिशन जो OPD होती है उसके तकरीबन 100-125 हमारी डेली OPD होती है। ऑन्कोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो ये सारे पेशेंट्स इसीलिए आते हैं कि उन्हें ट्रीटमेंट मिलती है और कीमोथेरापी होती है, फ्री ऑफ कास्ट है, लाखों रुपए की ट्रीटमेंट फ्री होती है। कराची के 2 बड़े सरकारी अस्पताल के मसाइल जानने के बाद इस वक्त हम तिबी माहिरीन के पास आए हैं, उनकी राय जानना चाहते हैं कि वो क्या समझते हैं, किस तरीके से इस मसले को, सेहत के मसले को कराची के अवाम के लिए हल किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला मुत्तकी साहब मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे सर बताइएगा कि क्या समझते हैं किस तरीके से निज़ाम सेहत को बेहतर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया अनम, मुझसे रब्ता करने का बहुत शुक्रिया। आप कराची के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनके बारे में जानना चाहती हैं। बड़े सरकारी अस्पताल हमारे लिए एक नेमत हैं शहर के लोगों के लिए कि वो उनकी खिदमत सर अंजाम देते हैं। इसमें जो भी हमारी गवर्नमेंट्स हैं उसमें जो काम कर रही हैं उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और जितना काम वो कर रहे हैं उसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत सारी गुंजाइश मौजूद है जिसकी तरफ इशारा करना मेरी तरफ से बनता है, और आप भी यही पूछना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मौजूद है। बड़े सरकारी अस्पताल हमारे पास मौजूद हैं जिनमें सामान भी बहुत सारा मौजूद है और जिनमें अफरादी क़ुव्वत भी मौजूद है। लेकिन मसला सिर्फ जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का है।
सबसे पहले अगर हम चीज़ों की तरफ आते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस बहुत अच्छी नहीं है, तो इसकी ज़रूरत है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम पे की जानी चाहिए ताकि ये काम होता रहे। अभी तक जो हमने देखा है पिछले 20-30 सालों के अंदर कि NGOs और प्राइवेट तबका आके इसमें अपना इन्वेस्ट करता है और इनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नए टावर्स, नई मशीनें वो लगा रहा है। तो पहली चीज़ हो गई हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ठीक होना चाहिए। दूसरे लेवल पे है सामान, कि जो भी इसमें सामान चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, चाहे वो मामूली दर्जे का हो या बहुत हाई क्लास गैमा नाइफ हो, चाहे CT स्कैन एंड MRI हो, पेट स्कैनिंग हो, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर वर्किंग फंक्शनिंग होनी चाहिए। मैं बात को कट कर रही हूँ, CT स्कैन MRI वगैरह की सहूलत बहुत से अस्पतालों में है, कराची की जो टर्शरी केयर है वहाँ तो है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि उसका इंजेक्शन नहीं होता, कहीं ना कहीं आके मरीज़ को ही सफ़र करना पड़ रहा होता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे जो गरीब वहाँ आ रहे हैं और अद्वियात होने के बावजूद, बजट होने के बावजूद वहाँ पे नहीं होते उनके पास फैसिलिटीज़, उन्हें बाहर जाना पड़ता है? जी बिल्कुल, जो ये तीसरे हम उस पर आ रहे थे कि जो अफरादी क़ुव्वत है और अफरादी क़ुव्वत के पास चीज़ें नहीं हैं मौजूद, यानी बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमला सारा मौजूद है, सारी भर्ती हुई है, लेकिन काम नहीं हो रहा, इसलिए कि अद्वियात नहीं है। एन इंजेक्शन, जैसे आपने फरमाया कि CT स्कैन के लिए कंट्रास्ट इंजेक्शन ही मौजूद नहीं है, MRI की फ़िल्म ही मौजूद नहीं है, तो इस पे जो है वो अमला मौजूद होते हुए भी क्या करेगा? कोई आदमी जिसके पास नॉर्मली प्लास ना हो वो कैसे स्क्रू टाइट करेगा? बिल्कुल इसी तरह किसी डॉक्टर, सर्जन या किसी भी हेल्थ केयर वर्कर का काम ये है कि सामान मौजूद होगा तो वो काम करेगा। तो ये अद्वियात की कमी जो है मुसलसल हमारा एक मसला है, जिसमें दो मसाइल मौजूद हैं। एक तो ये कि अद्वियात ख़रीदी जाती हैं लेकिन वो दाएँ बाएँ हो जाती हैं सरकारी अस्पतालों में, यह है कि अद्वियात ख़रीदी नहीं जाती, शॉर्ट ऑफ बजट हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है। 18th अमेंडमेंट के बाद जब से हेल्थ एंड एजुकेशन सूबाई गवर्नमेंट्स का इशू हो गया है, तो गवर्नमेंट्स को ये बोझ उठा लेना चाहिए था, लेकिन उस तरह से जैसे फेडरल गवर्नमेंट्स पहले करती रही हैं, इस तरह से सूबाई गवर्नमेंट्स ने, स्पेशली सूबा सिंध के अंदर हम महसूस करते हैं कि उतना नहीं उठाया। कुछ सेक्टर जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया था कि बेहतर है, जैसे NICVD का काम है, उसको फैलाया भी है सिंध गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी जगह पे काम नहीं हुआ। अब मैं एक और चीज़ की तरफ इशारा करता हूँ, वो है प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ जहाँ चाहिए, वो सबसे बड़ी लैकिंग है हमारी गवर्नमेंट्स की थ्रू आउट द पाकिस्तान। सिंध का क्या कहिए, पूरे पाकिस्तान में ये हाल है, स्पेशली सिंध में भी ऐसा है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर हैं कराची में, क्या आप उनकी तादाद से मुतमईन हैं? 3 करोड़ की आबादी है इस शहर की। प्राइमरी हेल्थ केयर छोड़ें, आपके जो टर्शरी है वो भी सिर्फ 2 ही हैं बराए नाम, और वो भी इसमें अब्बासी को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो आप बताएंगे इस तादाद से मुतमईन है या बढ़नी चाहिए? बिल्कुल, जो इस वक्त तादाद है हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स की और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की, वो बहुत कम है। कराची की आबादी इस वक्त 3-3.5 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, और टोटल जो हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट है वो 269 है। 269 इनको कैटर नहीं कर सकती। इसके लिए हमें सैकड़ों की तादाद में बेशुमार प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने की ज़रूरत है। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बने जहाँ डिज़ीज़ प्रिवेंशन हो, जहाँ लोगों को बुनियादी सहूलियात और बुनियादी अद्वियात मौजूद हों, इसकी बहुत शिद्दत से कमी है। अगर ये बहुत अच्छा हो जाए, जिस पर ख़र्चा भी कम होता है, बहुत बजट कम लगता है, तो अगला मरहला बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर पे बोझ कम आएगा। इस वक्त में कराची के तीसरे बड़े सरकारी अस्पताल और बल्दिया उस्मा कराची के वाहिद टर्शरी केयर हॉस्पिटल अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हूँ। यूँ तो यहाँ पे मसाइल का अंबार लगा हुआ है, लेकिन ग्रेजुअली वो कम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे तकरीबन अगर हम बात करें, यौमिया तकरीबन 1500 के करीब मरीज़ आते हैं, जिनमें से OPD भी होती है, एमरजेंसी भी होती है। कहा यही जा रहा है कि मसाइल को दूर करने के लिए इंतज़ामिया भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम की शिकायत का अंबार अपनी जगह मौजूद है। इंतज़ामिया के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, आए रोज़ अब्बासी शहीद अस्पताल के हवाले से खबरें गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ शोबाजात को यहाँ पे फ़ाल भी किया गया है। अगर हम बात करें तो न्यूरो सर्जरी को भी यहाँ पे फ़ाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा दीगर मसाइल हैं जिन्हें हल करने की इंतज़ामिया अपनी मदद आपके तहत कोशिश भी कर रही है। इस हवाले से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी की है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अद्वियात की। सर, यहाँ जो अद्वियात की किल्लत है, क्या समझते हैं आप कि कौन ज़िम्मेदार है और इसके हवाले से क्या होना चाहिए? नहीं, अद्वियात की किल्लत है, बिल्कुल है,
मगर अब तो आना शुरू हो गई हैं, काफ़ी हद तक आना शुरू। OPD में हमारी तो अद्वियात आना शुरू हो गई है। बाकी ये कितना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने एडमिशन होते तो कमी तो रहती है हमारी। तो अभी प्रपोज़ल भेज दिया है हमने, इन करीब इंशाल्लाह ताला वो भी कमी पूरी हो जाएगी। सर, रोज़ाना कितनी तादाद में यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे होते हैं और आप क्या समझते हैं कि जो है स्टाफ उसके लिए कितना कम है? क्योंकि कहा यही जा रहे हैं तकरीबन 900 के करीब असामियाँ हैं जो अभी तक खाली हैं, भर्तियाँ नहीं हुई, 5 साल से भर्तियाँ नहीं हुई हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, स्टाफ की कमी है बिल्कुल, और इस पे भी डॉक्टर्स की भी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी है। उस पर हमने भेज दिया है 89 डॉक्टर्स, तो अब उसकी समरी गई हुई है, वो अनकरीब इंशाल्लाह ताला वो अपॉइंट हो जाएंगे। और स्टाफ का भी प्रपोज़ल गया हुआ है, वो भी इंशाल्लाह ताला पाइपलाइन में वो भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। कौन कौन से शोबाजात हैं जिनमें आप समझते हैं कि डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और जहाँ पे लोगों का सबसे ज़्यादा दबाव होता है और आपको फिर कहीं और रेफ़र करना पड़ता है? नहीं, न्यूरो सर्जरी हमारी गैर फ़ाल थी, इसलिए कि कंसल्टेंट अपॉइंट नहीं हुआ था। अब पिछले 15 दिन से कंसल्टेंट आ गए हैं हमारे पास, KMU ने अपॉइंट कर लिया है, अब वो वार्ड फाल होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ MS अब्बासी शहीद अस्पताल जावेद इकबाल साहब मौजूद थे, जो कि बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पे स्टाफ की किल्लत को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। पाइपलाइन में चीज़ें हैं अद्वियात का, क्योंकि उनका यही कहना है अद्वियात के हवाले से कि स्टॉक आया है लेकिन नाकाफ़ी है क्योंकि आवाम का मरीज़ों का लोड बहुत ज़्यादा है। आप अब्बासी शहीद अस्पताल में क्या कहेंगे, यहाँ पे कैसा अस्पताल है, कैसी सर्विस है? बेहतरीन हॉस्पिटल है। दवाएं वगैरह यहाँ देते हैं मरीजों को या बाहर से लेनी पड़ती हैं? कुछ बाहर से भी लेना पड़ती है, कुछ यहाँ से मिल जाती है। सफाई वगैरह का निज़ाम कैसा है? अच्छा, बेहतरीन निज़ाम है। सफाई का मसला है, डॉक्टर्स अच्छे ही हैं सब। क्या परेशानी होती है? कोई मिलती नहीं है, मेडिकल से लेनी पड़ती है हर चीज़, दवाई वगैरह, टेस्ट वगैरह जो भी है, फोटो एक्सरे वगैरह सब कुछ इधर से निकालते हैं बाहर से। एक सिरिंज की क्या हैसियत है, वो भी बाजार से लेनी पड़ रही है। कोई चीज़ नहीं है अब, एक सिरिंज तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्या हुआ आपके साथ? बच्चा भी है, इसको क्या हुआ है? बच्चे का सर फट गया था, कल एक्सीडेंट हो गया था इसका, टाँके वगैरह लगे, हर चीज़ बाजार से मुझे लानी पड़ी, यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। कल से अब तक एक दिन में कितना खर्चा आया है बच्चे के ऊपर? तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपये लगा चुका हूँ। दूसरी बच्ची मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है इमरजेंसी में, उसका भी अभी सामान लेके गया हूँ 2 से 2,500 हज़ार रुपये। उसको बुखार हो रहा है बहुत तेज़। अच्छा, तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं रूटीन के? क्या देखा आपने यहाँ पे? और डॉक्टर्स होते हैं? डॉक्टर तो हैं मगर वो हर चीज़ बाहर से लिख कर दे रहे हैं, यहाँ से कोई चीज़ नहीं, सिर्फ डॉक्टर की फ़ीस नहीं है, बाकी हर चीज़ बाहर से लेनी पड़ रही है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं। आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि किस तरीके से कराची की आवाम को सरकारी अस्पतालों में इलाज की बुनियादी सहूलतों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया अपना क्या मौक़िफ़ रखती है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान अना मशकूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।